हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एल्कीन की प्रिपरेशन की बात की थी और एल्कीन प्रिपरेशन में हम जो मोटा मोटा रिएक्शन देखे थे वो देखे थे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। इसकी बात हम किए थे और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि या तो पॉइजन कैटालिसिस हो, ठीक है, क्या हो, पेलेडियम हो, चारकोल हो, और पॉइजन हो या तो बेरियम सल्फेट हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो या कोई सल्फर कंपाउंड हो या क्विनोलिन हो। तो उस कंडीशन में एल्काइन का हाइड्रोजनेशन होता है, रिडक्शन होता है अप टू एल्कीन तक, ठीक है। और जो एडिशन होता है वो सिन एडिशन होता है और सिस एल्किन आने के वहां पे चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड प्रिपरेशन रिएक्शन देखे थे हम लोग, वो देखे थे बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में क्या होता है, कोई एल्कली मेटल होती है, मोस्टली लिथियम होता है या होता है क्या, सोडियम। और लिथियम या सोडियम को लिया जाता है एक्वस, सॉरी नॉट एक्वस, को लिक्विड अमोनिया में, लिथियम या सोडियम को लिक्विड अमोनिया में लेकर के एल्काइन को रिड्यूस करवाया जाता है। तो यहाँ पे एडिशन होता है एंटी एडिशन और एल्किन मिलती है कौन सी, ट्रांस एल्किन यहाँ से आपको मिलती है। इसके बाद में बात किए थे हमें इलिमिनेशन रिएक्शंस के थ्रू, और इलिमिनेशन के लिए मैंने आपको बहुत केस बताए थे। इलिमिनेशन के लिए चार मैकेनिज्म की मैंने बात की थी, E1, E2, E1CB और EI, ठीक है। मैंने ये कहा था कि एल्काइल हैलाइड्स को यदि एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाया जाएगा तो एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करवाने पे मैकेनिज्म जो जाएगी वो जाएगी E2 मैकेनिज्म, और E2 मैकेनिज्म जाएगी और एल्कीन आपको मिल जाएगी और वहां पे षटजप रूल लगेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि यदि कोई बल्कि बेस होता है जैसे टाइट ब्यूटॉक्साइड हो गया, तो बल्कि बेस के केस में हॉफमैन एल्कीन भी मिल जाती है। ये बातें हमने की थी। हमने ये कहा था कि एल्काइल फ्लोराइड यदि होता है तो मैकेनिज्म होती है E1CB। ये बातें हमने की थी, ठीक है। उसके बाद में हमने ये बात की थी कि आपके पास में यदि इलिमिनेशन करवाना है एल्काइल हैलाइड का जस्ट सॉल्वेंट और हीट से, तो मैकेनिज्म होती है E1। E1 मैकेनिज्म में कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन के अकॉर्डिंगली आगे फिर आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जो बात आई थी आपके पास में वो आई थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के लिए तीन पॉसिबल मैकेनिज्म होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, E1, E2 और E1CB। E1 के लिए मैंने बताया था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हो, कंसंट्रेटेड H3PO4 हो, कंसंट्रेटेड H3PO3 हो या कंसंट्रेटेड KHSO4 हो। E1 के लिए। E2 के लिए P2O5 हो, POCl3 हो, Al2O3 हो या एनहाइड्रस ZnCl2 हो। E1CB के लिए थोरिया कैटलिस्ट THO2 हो या H2O2 हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में एल्किन सॉरी एल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होकर के प्रोडक्ट बनता है क्या, एल्कीन, ठीक है। इसके बाद में EI इलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर की हमने बात की थी। तो इलिमिनेशन इंट्रामोलिकुलर में हमने ये देखा था कि पायरोलिसिस किसका, ईस्टर्स का, पायरोलिसिस किसका, जेंथेट्स का, पायरोलिसिस किसका, नाइट्रो कंपाउंड्स का, पायरोलिसिस किसका, क्वाटरनरी अमीन अमोनियम ऑक्साइड या टर्शरी अमीन ऑक्साइड्स का, ठीक है। ये बातें भी हमने की थी। इसके अलावा हमने ये कहा था कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को बेस की प्रेजेंस में यदि हीट किया जाता है तो भी मिलती है क्या, एल्कीन, और हॉफमैन एल्कीन वहां से मिलती है, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने डिस्कस किए थे। इसके अलावा और हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किए थे विटिंग रिएक्शन। विटिंग रिएक्शन
वो PPH3 लेकर के एल्काइल हैलाइड से उसको ट्रीट करवा के फिर किसी कार्बोनिल कंपाउंड से ट्रीट करवा के हम एल्कीन प्रिपेयर किए थे। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग बात किए थे किसकी, एल्कीन्स के प्रिपरेशन की। और इस क्लास में अच्छा इसके अलावा भी हम बात किए थे जेमिनल डाइहैलाइड को जिंक से आप ट्रीट कर दो, तो जिंक से ट्रीट करने पे जैसे वुड्स रिएक्शन में दो एल्काइल हैलाइड जुड़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे डाइहैलाइड जुड़ जाएंगे। या फिर विसिनल डाइहैलाइड को आप जिंक से, आयरन 2+ से या आयोडाइड आयन से ट्रीट करवा दो, तो भी आपको मिल जाएगी क्या, E2 मैकेनिज्म होगी और एल्कीन आपको मिल जाएगी। तो इतनी सारी बातें हम लोग कर चुके थे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे तो दो चीजें समझेंगे। दो चीजें क्या क्या समझेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन्स। इस वीडियो में ये दो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला जो मेंबर आता है एल्कीन का, वो आता है C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, जिसका नाम होता है क्या, इथीन। ठीक है, इथीन जो होता है इसका फेंट स्वीट स्मेल होता है, और क्या होती है ये, गैस होता है। फेंट स्वीट स्मेल और क्या होता है, गैसेस, फर्स्ट मेंबर। ठीक है, तो यहां से आपके पास में C2 से लेकर के C4 तक, मतलब C2, C3 और C4, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन तक, ये तो है आपके पास में क्या, गैस। और C5 से C17 तक है आपके पास में क्या, लिक्विड। और C18 ऑनवर्ड्स, C18 ऑनवर्ड्स है आपके पास में क्या, सॉलिड्स। ठीक है, और इनका, इसका कलर है फेंट स्वीट स्मेल, ये जो सब है आपके पास, अच्छा ये गैस है और कलरलेस है। ठीक है, बाकी सारे कलरलेस भी हैं, और इसका तो स्मेल है, लेकिन रेस्ट क्या है आपके पास में, ओडरलेस है। ये भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और क्या होता है यहाँ पे, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट increases with increase in molecular weight, with increase in molecular weight। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है जब मोलिकुलर वेट इंक्रीज करता है तो। ठीक है, अच्छा, with one increase with one increase in CH2, CH2 में इंक्रीज कब होगा, होमोलॉगस सीरीज में, इन होमोलॉगस सीरीज में। होमोलॉगस सीरीज में एक CH2 में ग्रुप होने पे इंक्रीज, एक CH2 ग्रुप में इंक्रीज होने पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज रफली 20 to 30 केल्विन का इंक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा, तो ये बात रही इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। और बात करें इनकी सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो एल्कीन जो होती है वो है आपके पास में नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर कंपाउंड। और आपको पता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जिसके चलते वाटर तो क्या है, पोलर है, और एल्कीन हो गई क्या, नॉन पोलर, जिसके चलते एल्कीन्स आर
insoluble in water but soluble in non-polar या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अच्छा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन कौन है, किस में सॉल्युबल होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड में, CH2 में, बेंजीन में, ईथर में, एटसेट्रा। ठीक है, इस टाइप के जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें जो है एल्कीन आपके पास में क्या हो जाती है? सोल्यूबल हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा एल्कीन्स एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, जैसे सी CH3 H, ये आपके पास में क्या है? ट्रांस एल्कीन होगी। ठीक है, और इसी का यदि दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, मिथाइल मिथाइल अपोजिट साइड है, तो है ट्रांस, HH भी अपोजिट साइड। और यही यदि ग्रुप सेम साइड आ जाते हैं, CH3 H, तो ये एल्कीन होगी क्या? सिस। ठीक है, अच्छा, अब सिस और ट्रांस की बात करो तो इनका जो क्या है डाइपोल मोमेंट, देखो इसका जो डाइपोल मोमेंट क्या है कि ये इस टाइप से और ये इस टाइप से, तो दोनों वेक्टर क्या कर गए? कैंसिल आउट हो गए। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो तो हो जाएगा 0 डी बाई। ठीक है, लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा कि एक वेक्टर आपका इस टाइप से, दूसरा वेक्टर आपका इस टाइप से, तो एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, दोनों का जो ओवरऑल रिजल्टेंट आएगा वो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये जो होगा इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो आ जाएगा 0.03 डी बाई। ठीक है, आएगा बहुत थोड़ा सा आएगा, सॉरी 0.0 नॉट 0.03, 0.3 डी बाई। ठीक है, तो कम ही आया डाइपोल मोमेंट, लेकिन कुछ तो आया ना, जिसके चलते क्या होगा, अब डाइपोल मोमेंट आ गया किसी में ज्यादा डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब ज्यादा पोलर, और ज्यादा पोलर तो हायर बॉइलिंग पॉइंट, जिसके चलते इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 277 केल्विन। ठीक है, और इसका होता है आपके पास में 274 केल्विन। ठीक है, तो मोर इज द डाइपोल मोमेंट, मोर इज द पोलैरिटी, और मोर इज द पोलैरिटी मींस हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हायर इज द बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए तो डाइपोल मोमेंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट के लिए क्या देखते हैं? मेल्टिंग पॉइंट की यदि आप बात करो तो मेल्टिंग पॉइंट की कहानी ऐसी है आपके पास में कि जितना ज्यादा सिमेट्री होता है पैकिंग उतनी ही अच्छे से होती है, जितनी ज्यादा सिमेट्री होती है पैकिंग उतनी ही अच्छे से होती है। और यदि पैकिंग अच्छे से होती है तो लेटिस को ब्रेक करना या ये कह सकते हो कि मेल्ट करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो इन दोनों में कौन ज्यादा सिमेट्रिक है? ये देखिए पूरा पूरा सिमेट्रिक है हर तरफ से, ये एच। ठीक है, जबकि ये अनसिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये ज्यादा सिमेट्रिक है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 167 केल्विन, और इसका होता है आपके पास में 133 केल्विन। ठीक है, तो ये फर्क पड़ जाता है किसका? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का भी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ जाता है। ठीक है, तो ये बातें रही आपके पास में किसकी? फिजिकल प्रॉपर्टीज की। इनको आप नोट कर लीजिए। अगला जो प्रॉपर्टी आता है एल्कीन्स का, वो आता है आपके पास में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स को समझते हैं किससे? हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स के से। ठीक है, अच्छा क्या होता है, आप इथीन को देखिए,
CH ठीक है। इसमें इस इथेन में आप H2 का एडिशन कर दीजिए। तो H2 को जब आप ऐड करोगे तो यहां से आ जाएगा CH ठीक है। तो ये जो क्या हुआ, आपने जस्ट H2 ऐड किया है, तो ये जो प्रोसेस हुई है इसको बोलते हैं क्या, हाइड्रोजिनेशन। H2 का एडिशन इन एल्कीन इज हाइड्रोजिनेशन ठीक है। अब हाइड्रोजिनेशन जो होता है एल्कीन का वो एक्सोथर्मिक होता है। हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स इज एक्सोथर्मिक ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन होगा वो होगा आपके पास में क्या, नेगेटिव। इस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी ऑफ जो हाइड्रोजिनेशन होगा वो होगा नेगेटिव। ऐसा क्यों होगा समझिए इस चीज को। इसमें आप देखिए तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन 4 तो सिग्मा बॉन्ड है 4 तो कार्बन हाइड्रोजन वाले ठीक है। एक कार्बन कार्बन वाला सिग्मा बॉन्ड ठीक है। अच्छा, इस रिएक्टेंट साइड में, और एक है हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला ठीक है। कितने पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में ठीक है। ये तो बातें रही रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन के कितने, 6। तो 6 तो हो गए आपके पास में किसके, कार्बन हाइड्रोजन के ठीक है। और एक एक है आपके पास में कार्बन कार्बन वाला। और पाई बॉन्ड कितना है यहाँ पे, पाई बॉन्ड का नंबर है आपके पास में 0। तो यहां पे यदि आप टोटल बॉन्ड्स का नंबर काउंट करोगे तो 6 तो सिग्मा और एक ही पाई, और यहां पे आप बात करोगे तो 7 तो पाई है, सॉरी 7 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कुछ भी नहीं है। तो इस हाइड्रोजनेशन में क्या हुआ है, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, इधर लिख लेते हैं इंफॉर्मेशन जो इसका, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन क्या हुआ है कि आप ये कह सकते हो कि ये जो देखिए टोटल बॉन्ड्स का नंबर कितना है यहाँ पे 7, और यहाँ पे भी टोटल कितना है 7। तो हाइड्रोजनेशन में आप ये बोल सकते हो कि पाई बॉन्ड जो है एक बस सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है सिंपली। दिस पाई बॉन्ड हैज बीन कन्वर्टेड टू दिस सिग्मा बॉन्ड ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन पाई बॉन्ड हैज कन्वर्टेड टू किसमें, सिग्मा बॉन्ड ठीक है। या ये कह सकते हो आप कि पाई बॉन्ड्स का जो नंबर है वो डिक्रीज कर गया, और पाई बॉन्ड का नंबर डिक्रीज कर गया। तो जितना पाई बॉन्ड का डिक्रीज किया है, एक पाई बॉन्ड का नंबर डिक्रीज किया है तो एक ही सिग्मा बॉन्ड का क्या कर गया है, इंक्रीज कर गया है। सिग्मा बॉन्ड का जो नंबर है वो इंक्रीज कर गया है ठीक है। अब आपको पता है कि जो आपके पास में सिग्मा बॉन्ड होता है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड ठीक है। ध्यान रखना एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कार्बोनिल, कार्बोनिल में ऐसा नहीं होता है ठीक है। और भी एक आध केस आ सकते हैं लेकिन ये तो आपको ध्यान में रखना है, एक्सेप्ट कार्बोनिल। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है पाई बॉन्ड से, तो यहां से पे तो कार्बोनिल जैसा कुछ है नहीं। तो हुआ क्या है कि पाई बॉन्ड का नंबर डिक्रीज कर गया और सिग्मा बॉन्ड का नंबर ही इंक्रीज कर गया। तो वीक बॉन्ड का नंबर तो डिक्रीज कर गया और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का नंबर, नंबर ऑफ वीक बॉन्ड्स डिक्रीज और नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स क्या कर गया, इंक्रीज कर गया ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि वीक बॉन्ड
हैज कन्वर्टेड टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। वीक बॉन्ड कन्वर्ट हो गया किसमें? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। और वीक बॉन्ड यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया? अट्रैक्शंस बढ़ गए। अट्रैक्शंस क्या कर गए? इंक्रीज कर गए। और अट्रैक्शंस यदि इंक्रीज कर गए तो यहां से क्या हो गई? एनर्जी रिलीज कर गई। और एनर्जी रिलीज कर गई, इसका मतलब प्रोसेस क्या हो गई? एक्सोथर्मिक हो गई। और प्रोसेस एक्सोथर्मिक, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज नेगेटिव। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होती है आपके पास में, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, दैट इज नेगेटिव। या ये कह सकते हो कि हाइड्रोजनेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, अब इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि इसको एक बार एनर्जेटिकली ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास में कि इस टाइप से होगा। तो एक्सोथर्मिक होगा तो ये तो हो गई आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गई आपके पास में रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो रिएक्टेंट मान लीजिए इस टाइप से यहां पे होगा। रिएक्टेंट कौन कौन? CH2, CH2 और H2। ठीक है। अच्छा, और प्रोडक्ट यहां पे CH3, CH3। ये एनर्जी बैरियर वाला जो चीजें आएंगी वो तो आएंगी। अच्छा, अब यहां से क्या होगा कि देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एनर्जी का गैप आया। और ये जितना गैप आया इसी को बोल देते हैं क्या? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है। जितना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप रहेगा, दिस इज द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितना एनर्जी गैप रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा। इवन दिस एनर्जी गैप इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। आई बात समझ में? अच्छा, अच्छा, अब आपके पास में यहां पे तो आपने इथीन को हाइड्रोजिनेट किया है। इथीन में कितने बॉन्ड, पाई बॉन्ड ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट हुए हैं? एक। अच्छा, तो यहां से यदि आपके पास में इस इथीन के बजाय कुछ और होता, जैसे आप ऐसे समझ इस चीज को कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 और कन्वर्ट हो गया CH3 में। ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट हुआ है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। ठीक है। मैं जस्ट इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इन रियलिटी ये नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि इसका एनर्जी, ये वाला एनर्जी लोअर वाला माइनस हायर वाला सब्ट्रैक्ट होना है। ठीक है। तो है तो ये नेगेटिव, तो जस्ट मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका मान लीजिए कुछ x है मैग्नीट्यूड इसका। ठीक है। तो एक बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो रहा है सिग्मा बॉन्ड में। और यही यदि ये होता CH2 CH CH2, ठीक है, प्लस H2, किस में कन्वर्ट होता? CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है। तो कितने H2 को ये से रिएक्ट करता? दो से। तो दो पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो रहे हैं। तो दो पाई बॉन्ड हाइड्रोजनेट हो रहे हैं, तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा आपके पास में y। तो भाई यहां पे तो एक पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पे दो पाई बॉन्ड दो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है। यहां पे आप काउंट भी कर सकते हो। सिग्मा बॉन्ड का नंबर यदि आप काउंट करोगे तो कार्बन हाइड्रोजन कितने? 2 1 3 4 प्लस 2 6। 6 तो है कार्बन हाइड्रोजन वाले। कार्बन कार्बन वाले कितने हैं? 1 2 3। ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाले कितने हैं? 2।
पाई बॉन्ड काउंट करो, पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन वाले, दो कार्बन कार्बन वाले। इसको देखे सिग्मा कितने हैं कार्बन कार्बन वाले, तीन कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन वाले 3 + 2 5 7 और 10 कार्बन हाइड्रोजन वाले, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो कोई है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल बॉन्ड कितने हैं आपके पास में 13, यहाँ पे भी टोटल 13, 6 + 3 + 2 + 2 13, दिस इज ऑल्सो 13, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 पाई थे, वही 2 पाई यहाँ पे कन्वर्ट हो गए किसमें, सिग्मा में। तो वीक बॉन्ड कन्वर्ट हुआ है स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में, और वीक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है, इसका मतलब एनर्जी क्या हुई है, रिलीज कर गई है। अच्छा, अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स में कन्वर्ट होंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी, और उतनी जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां पे बात करो तो y विल बी मोर देन x, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन increases with increase in number of पाई बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन इसमें एक बहुत नोटेबल एक्सेप्शन आता है, बहुत नोटेबल एक्सेप्शन आता है, किसका, बहुत नोटेबल एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्ट सबको याद हो जाता है ये बेंजीन। अब बेंजीन में ऐसा क्यों होता है इसकी भी मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है। बेंजीन में ऐसा क्यों होता है इसकी भी चर्चा मैं कर दूंगा। इवन बेंजीन में जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होता है ये होता है आपके पास में 51 किलोजूल पर मोल, ठीक है। और इसी में यदि आपके पास में एक बॉन्ड रहेगा तो ये आएगी आपके पास में, सॉरी नॉट किलोजूल, किलो कैलोरी है, ठीक है। ये आएगा आपके पास में 29 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। और यदि आपके पास में ये रहेगा तो इसमें होती है कितनी, 55 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ना कि यहाँ पे एक ही पाई बॉन्ड है 29, जब 2 पाई बॉन्ड हो गए तो 29 से ज्यादा है, लेकिन जब 3 पाई बॉन्ड हो गए तो उससे कम आ गया, 55 से कम आ गया, नहीं 51, ठीक है। तो ये एक नोटेबल एक्सेप्शन है, इसकी भी हम लोग चर्चा कर लेंगे या तो इस चैप्टर में या फिर नहीं तो एरोमेटिक कंपाउंड में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल तो आप ये ध्यान में रखना कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, और एक यही एक्सेप्शन है, इसके अलावा सब जगह जनरल ये जो ट्रेंड है ये फॉलो होता है, ठीक है। अच्छा, तो चलिए इसमें तो आपको कोई एतराज नहीं होगा कि जितने ज्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतना ही ज्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो एक बार इस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का मैं डेफिनेशन भी लिखवा देता हूं यदि बोर्ड में पूछ ले तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का डेफिनेशन है, या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, amount of energy released during complete hydrogenation of 1 mole एल्कीन, 1 मोल एल्कीन, ठीक है। समझ लीजिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग कंप्लीट हाइड्रोजनेशन ऑफ 1 मोल एल्कीन, इट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का इसके ऊपर क्या फर्क पड़ा आपके पास में, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे क्या फर्क, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पे क्या फर्क पड़ा, इस चीज को तो हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है
कि कंपाउंड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो वही रहते हैं, कार्बन बॉन्ड एटम्स का नंबर भी वही रहता है, फॉर्मूला वही रहता है। फॉर एग्जांपल C4H8 की मैं बात करूं, C4H8, ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपके पास में कि C4H8 के दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, CH3 H और H, ये तो हो गया सिस, ठीक है। और दूसरा हो गया आपके पास में CH3 H, ये हो गया आपके पास में क्या, ट्रांस, ठीक है। दोनों को हाइड्रोजन, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं क्या, सेकंड। आपने इसको हाइड्रोजिनेट किया तो मिला आपको क्या, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। और इसको हाइड्रोजिनेट किया तो CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। दोनों का ही जो प्रोडक्ट है वो सेम आया, दोनों का ही जो प्रोडक्ट है वो क्या आया, सेम आया। तो दोनों का यदि प्रोडक्ट सेम आया, ठीक है, तो दोनों के केस में एन ब्यूटेन आया, लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दोनों का अलग अलग होता है। इसको समझिए क्या होता है। तो बेटा यहां पे आपका ये प्रोडक्ट है एन ब्यूटेन, ये है आपका क्या, प्रोडक्ट। दोनों के केस से प्रोडक्ट तो आना है सेम। अच्छा, अब इन दोनों को यदि आप कंपेयर करो तो किसकी एनर्जी, सॉरी ये दोनों ट्रांसिस बनाना था, एक ये वाला सिस, सॉरी ये सिस बनाइए CH3, ठीक है। तो इन दोनों को आप कंपेयर करो, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो सिस में क्या होता है कि दो बल्कि ग्रुप, मिथाइल मिथाइल सेम साइड, तो दो बल्कि ग्रुप सेम साइड, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। आपको पता है कि जब रिपल्सन लगेगा तो क्या हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो जिसके चलते मान लीजिए सिस का एनर्जी यहां पे होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले में क्या है, बल्कि ग्रुप दूर दूर, रिपेल नहीं करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकंड वाला आएगा आपके पास में यहां पे। अब हाइड्रोजनेट होगा तो पहला इस टाइप से मान लीजिए कन्वर्ट होगा, दूसरा कुछ इस टाइप से या किसी भी तरीके से कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट तो आना है दोनों का क्या, सेम। तो यहां पे क्या होगा कि ये जो है आपके पास में, ये है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फर्स्ट, ये है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सेकंड कंपाउंड, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ सेकंड कंपाउंड। और ये है आपके पास में एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ फर्स्ट कंपाउंड। तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि इफ टू कंपाउंड्स, if two compounds which have same number of pi bonds, जिनमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है, सेम है। if two compounds have same number of pi bonds, then more stable compound कौन है, मोर स्टेबल, सेकंड वाला। मोर स्टेबल कंपाउंड हैज स्मॉलर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट सेम है। मोर स्टेबल होगा तो वो यहां पे एनर्जी वाइज नीचे होगा, और जितना नीचे होगा प्रोडक्ट के उतना ही क्लोज होगा। जितना नीचे होगा एनर्जी वाइज प्रोडक्ट के उतना क्लोज होगा, और प्रोडक्ट के क्लोज होगा तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। तो क्या बोल सकते हैं यहां से आप ये बोल सकते हैं कि इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, देन यदि दो कंपाउंड में सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, देन मोर स्टेबल एल्कीन हैज स्मॉलर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो यहां से आप ये कह सकते हो
कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना ही कम होगा। लेकिन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या रहना चाहिए? सेम। तो आप ये कह सकते हो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज प्रोपोर्शनल टू, क्या पहला चीज तो डिपेंड करेगी, मैंने क्या बताया कि एक बेंजीन को छोड़ करके बाकी के केस में विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज करती है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। ठीक है। और दूसरा मैंने क्या कहा कि यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो किस पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पे। ठीक है। तो टू हैव सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देन मोर स्टेबल एल्कीन हैज स्मॉलर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो उल्टा रिलेशन हो गया, ज्यादा स्टेबल होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, और कम स्टेबल होगी तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ज्यादा। इनवर्सली ये प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो यहां से आप ये बोल सकते हो कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर यूनिट नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है। यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आई। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखने के लिए पहले चीज तो देखोगे क्या? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम है तो फिर आप उसको कंपेयर करते जाओगे किससे? स्टेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है। तो अगले हम लोग बात करते हैं कि इनकी एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स affecting stability of एल्कीन्स। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? तो मेन जो फैक्टर है वो है आपके पास में, पहला तो क्या? रेजोनेंस। दूसरा डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस में आ जाएगा। दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, अभी हमने जो बात की थी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ठीक है। इसके अलावा ब्रेड्थ रूल। ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं जिनको जब हम बात करेंगे किसकी, ये एग्जाम्पल जब हम समझेंगे वहां पे हम इन फैक्टर्स को डिस्कस कर लेंगे।